गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमारा जो चैप्टर था वो प्लांट्स वाला, प्लांट्स इन आवर लाइफ्स है ना, उसमें HOTs बचे थे और मैंने कहा था कि वो मैं आपको आज कराऊंगी और आज हम मोरल माइंड का भी एक चैप्टर शुरू कर देंगे हालांकि, पर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो HOTs बचे थे, टाइम ख़त्म हो गया था, अभी मैं आपको लिखवाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, इट वॉज इसमें मैं मोरल माइंड डाल देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो अभी हम HOTs कर लेते हैं पहले। इसमें मैं ऊपर लिख देती हूँ, कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या, समझ जाना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्ट प्लांट्स डिफाइन देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स बाय हैविंग थॉर्न्स। अपन ने पढ़ा था कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं या उनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर बहुत स्टेम्स होते हैं ताकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं, है ना, बहुत कांटे कांटे होते हैं। कैक्टस देखा है ना आपने, तो उस पर बहुत कांटे कांटे होते हैं। क्यों इतने सारे कांटे होते हैं, ये पूछ रहे हैं कि वाई डू दे नीड टू डिफेंड देयर लीव्स एंड ब्रांचेस मोर देन अदर प्लांट टू। अब उनके जो स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, उनको वो बाकी प्लांट्स तो इतना नहीं डरते हैं जानवरों से, इनको बाकी प्लांट्स की तुलना में इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है अपनी लीव्स और अपनी ब्रांचेस को सेव करने की। बताओ क्यों करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसके अंदर इनका पानी स्टोर होता है। जो लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, तो इनके अंदर ही इसका पानी स्टोर होता है। बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो तो अर्थ से निकाल लेते हैं, और वो तो रूट्स जो होती हैं उनकी वो एब्जॉर्प्शन करती हैं वाटर का और आराम से उनको पानी मिलता रहता है। तो थोड़ी बहुत पत्तियां खा भी जाती हैं गाय वाय, तो उनको इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन डेजर्ट एरिया में तो नीचे, धरती के नीचे तो बहुत मुश्किल से तो पानी होता है ना। उस पानी को वो कहाँ स्टोर करके रखते हैं, अपनी लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर। और अगर वो भी जानवर खा जाएंगे, वो भी गाय या कोई भी जानवर खा जाएंगे तो बेचारे प्लांट्स तो मर जाएंगे। इसीलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको सेव करने की, और इसीलिए भगवान जी ने क्या किया, उनके ऊपर बहुत सारे थॉर्न्स बना दिए, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, HOT। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, HOTs ऑफ चैप्टर 4 EVS, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें, ऐसा कर लो, वाई डू दे नीड, बिकॉज दे हैव stored water in their leaves and ब्रांचेस। इसीलिए उनको बहुत ज़रूरत होती है उनको सेव करके रखने की। वॉट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट प्लांट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स यू कैन डू, वॉट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, वॉट पहले आना चाहिए। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स वॉट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। अब एक बार बताओ कि अब प्लांट अगर नहीं होंगे तो वर्ल्ड कैसा हो जाएगा, क्या पॉसिबल है वर्ल्ड प्लांट्स के बिना, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स। हम देख चुके हैं कि प्लांट्स कितने यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, तो बिना प्लांट्स के लाइफ तो पॉसिबल है नहीं। अब आप ये बताइए कि आपको ऐसी लिस्ट बनानी है जिससे कि आप प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहला इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे, तो पहला तो हम फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट प्लांट्स। तो इसमें हम लिख देंगे, ऐसे करो, द वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स, ठीक है। और सेकंड इसमें ये पूछा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स व्हाट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स। तो हम फर्स्ट इसमें लिख सकते हैं
वी कैन, या ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, टू सिंपल लिखवाना पड़ेगा ना, छोटे बच्चों को सिंपल सिंपल लिखवाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे कर सकते हैं, द प्लांट्स कैन बी प्रोटेक्टेड। अब कैसे कैसे प्रोटेक्टेड हो सकते हैं वो हम लिखते हैं, फर्स्ट बाय मोर एंड, या ऐसा सिंपल लिख दो, बाय प्लांटेशन। ठीक है, हम और ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, क्योंकि अगर हमें दुनिया को बचाना है, हमारी लाइफ को बचाना है, तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन का मतलब तो सब बच्चे जानते हैं, प्लांटेशन मीन्स प्लांट लगाना और नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, बाय, सेकंड क्या हो जाएगा, बाय रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब होता है कम करना, पॉल्यूशन। अगर हम पॉल्यूशन को कम करेंगे तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, और पोल्यूशन तो बहुत सारी तरीके का होता है। जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, कार हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, इन सब में से जो धुआं निकलता है उससे प्लांट कैसे ख़राब होते हैं, क्योंकि वो जो धुआं निकलता है ना, वो थोड़ा थोड़ा तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं ताकि वो क्लीन कर दें अपने एनवायरनमेंट को। लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, बहुत हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, तो वो प्लांट्स फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते और प्लांट विल डाई। ठीक है, प्लांट विल डिस्ट्रॉय। तो पहली बात, हमें जो पोल्यूशन है वो कम करना है। दूसरी बात, जो हम जैसे एक और पोल्यूशन होता है, जैसे हम पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारी जो धरती होती है उसको इनफर्टाइल कर देती है, क्योंकि पॉलीथीन बड़ी ख़राब चीज़ है, बहुत नुकसान होता है उससे। जो हमारे लिए तो यूज़फुल होती है वो, बट धरती के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और जो धरती इनफर्टाइल हो जाएगी तो क्या होगा, प्लांट्स नहीं रहेंगे। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी धरती, ऐसा लैंड जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं। तो पॉलीथीन्स हुआ, या फिर हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसके कारण जितना भी पॉल्यूशन होता है, जितनी तरीके का भी पॉल्यूशन होता है, वो प्लांट्स को या तो डायरेक्टली ही ख़राब कर देता है, जिससे कि वो उनकी वो प्लांट्स गेट डाई, और अदरवाइज़ केमिकल्स या फिर कोई अलग पॉलीथीन्स, ये सब जो पॉल्यूशन है अलग अलग टाइप से, वो भी हमारी जो अर्थ है, हमारा जो लैंड है, उसको इनफर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो काम कर सकते हैं, बाय प्लांटेशन एंड बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। तो ये दो तरीके ऐसे हैं जिससे कि हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो फटाफट। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब हम पढ़ लेते हैं मोरल माइंड। मोरल माइंड का 3rd चैप्टर होगा शायद ना, 3rd क्लास 3rd चैप्टर। बिल्कुल, चलिए तो आप ये कर लीजिएगा EVS का काम इस वाले वीडियो से। और अब हम आ जाते हैं मोरल माइंड्स। कुछ बच्चे तो बड़ी तेज़ी से काम करते हैं, कल ही चैप्टर कंप्लीट कराया, आज कॉपीज़ दे भी दी चेक करने के लिए, और काम एकदम नीट एंड क्लीन। रियली जिनके घर में पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, वो सच में बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दे आर स्टडिंग ऑनलाइन। हार्ड वर्क, चैप्टर नंबर 3, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, बहुत मेहनत करना, है ना। हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन काम। कठिन काम नहीं होता है, हार्ड वर्क का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। ऐसे हम देखें तो हार्ड मतलब कठिन और वर्क मतलब काम, तो ऐसे तो इसका मतलब कठिन काम होना चाहिए था, बट कठिन काम को भी करते रहना, उसे हम कहते हैं हार्ड वर्क, बहुत मेहनत से काम करना। ठीक है, ओके। अब हम इसमें जो मोरल माइंड की बुक होती है वो तो बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि इसमें तो हमें बस बढ़िया बढ़िया कहानी सुनने को मिलती है। ओके, सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं, टिक राइट फॉर येस एंड क्रॉस फॉर नो। यू वर्क हार्ड वेन एवर नीडेड,
क्या जब ज़रूरी होता है तब आप हार्ड वर्क करते हो कि नहीं करते हो? सब बच्चे बोलेंगे येस मैडम, लेकिन कुछ तो बिल्कुल नहीं करते। वो दिख रहा है मुझे कॉपीज़ चेक करते वक्त और टेस्ट कॉपीज़ चेक करते वक्त छोटे छोटे 2 चैप्टर उसमें भी आंसर गलत। तो जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं वो तो इसमें राइट लगाएंगे और जो बच्चे हार्ड वर्क नहीं करते हैं वो इसमें रॉन्ग लगाएंगे। पेज नंबर 1313 पे पढ़ रहे हैं हम, और सब बच्चे अपनी बुक खोलो और आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। दिस इज़ गेट गोइंग, ठीक है। गेट गोइंग में क्या है? टिक येस, मतलब टिक राइट फॉर येस एंड क्रॉस फॉर नो। द फर्स्ट इज़ यू वर्क हार्ड वेन एवर नीडेड, क्या आप जब ज़रूरत होती तब आप हार्ड वर्क करते हो? राइट लगाओगे। यू हार्ड वर्क गोज़ वेस्ट, अच्छा आपका जो हार्ड वर्क है वो कभी कभी ख़राब भी चला जाता है, कभी कभी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो इसमें लगाओ नो। हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज रिवार्डेड, येस, ठीक है। जब भी कोई इंसान मेहनत करता है तब उसकी मेहनत कभी भी ख़राब नहीं होती। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा लेट उसका हमें रिज़ल्ट मिले, ठीक है। तो जैसे ये जो सेकंड वाला था, योर हार्ड वर्क गोज़ वेस्ट, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत करी लेकिन मेरे तो रिज़ल्ट अच्छा ही नहीं आया। कुछ रीज़न हो सकते हैं या फिर कुछ थोड़ा लेट हो सकता है किसी काम में, बट अगर आप सच में मेहनत करते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपका हार्ड वर्क वेस्ट हो, ठीक है। तो सेकंड वाले में हम क्रॉस करेंगे। एंड हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड, तो हार्ड वर्क जो होता है वो हमेशा उसको रिवॉर्ड मिलता है, इट इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड, येस, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल अपन को ज़रूर मिलता है, ठीक है। ओके, अब हम 2 दोस्तों की कहानी पढ़ते हैं, आर्यन एंड रॉब, ठीक है। अब ये तो आपको बड़े मज़ेदार लगने वाली है क्योंकि ये तो आपके ही बच्चों की कहानी है, आपके जैसे बच्चों की। तो आर्यन एंड रॉब वर 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स थे, आर्यन एंड रॉब। दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे। डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के थे, है ना, उनका नेचर जो था वो अलग था। ओके, आर्यन वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड रॉब वॉज इजी गोइंग। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनत करने वाला, और इजी गोइंग मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ऐसे ही मौज मस्ती करने वाला, ठीक है, शैतानियाँ करने वाला। He would even play and have fun in the classroom, वो हमेशा क्लासरूम में पढ़ाई के वक्त भी हमेशा मस्ती करता रहता था, मज़े करता रहता था और बहुत शैतानियाँ करता रहता था और खेलता रहता था। आर्यन वॉज ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विथ हिमसेल्फ। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। आर्यन जो था वो बहुत मेहनत करता था और उसे हमेशा खुद से ही कंपटीशन करता था। खुद से कोई कंपटीशन करता है क्या? आप तो दूसरों से कंपटीशन करते हो। अगर जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाते हैं तो अगर जो फर्स्ट रैंक लाया है उसको हमेशा कंपटीशन रहता है कि जो सेकंड नंबर पे वो मुझसे आगे ना निकल जाए, है ना। जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, वो ये सोचते हैं ना कि नहीं मेरी ही फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, मेरा एक मार्क्स भी कैसे कटा, ठीक है। लेकिन दूसरों से कंपटीशन करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, आपको खुद से कंपटीशन करना चाहिए। अब वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मान लीजिए इस बार आपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत हार्ड वर्क किया है ना, बहुत मेहनत की है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि गलती से आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करके आ गए, आपके 20 में से 19 मार्क्स आए, तो आपको ना उदास नहीं होना है, आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं मुझे इसका आंसर पता था पर गलती से गलत हो गया, या फिर कभी कभी छूट गया, कुछ भी हो सकता है ना, टाइम ओवर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कभी कभी आप याद करना भूल गए, उस चीज़ को मिस हो गया। क्योंकि जो हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, वो ऐसा तो नहीं कि आधा चैप्टर याद करके आ जाएंगे, वो तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी कारण से आपका थोड़े मार्क्स कम आ जाते हैं, तो उस वक्त आपको उदास नहीं होना है, ठीक है। उस वक्त आपको क्या करना होता है, अपने आप से कंपटीशन करना है, अपने आप मन में ये सोचना है कोई बात नहीं, इस बार मेरे 19 मार्क्स आए, अगली बार मैं 20 मार्क्स ही लेकर आऊँगा, ठीक है, या कोई लड़की है तो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से खुद से कंपटीशन करना अच्छी बात है। इसमें आपके फ़ायदा ये होता है कि आप हमेशा इम्प्रूव करते रहते हो, है ना। इस बार आपका थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको सुधार लोगे, लेकिन दूसरों से अगर कंपटीशन लगाते हैं तो क्या होता है, दूसरों से थोड़ा थोड़ा कंपटीशन करना तो ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर जो बच्चे आते हैं उनमें हमेशा ये रहता है कि इस बार मेरा सेकंड है, अगली बार मैं फर्स्ट लेकर आऊँगी, ठीक है, तो इतना तो ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन करते 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 आपके मन में जेलस आने लग जाती है या आपके मन में कोई गलत फीलिंग आती है,
तो वो गलत है। कैसे जेलस होना मतलब, जैसे कि मान लो अब आपका रैंक सेकंड आ पाया, आपकी रैंक, ठीक है, तो आपने मन में सोचा कि जो फर्स्ट रैंक आया है ना जिसका, अगली बार मैं उसकी कॉपी चुरा लूँगी या उसकी कॉपी कहीं फेंक दूँगी या उसको कुछ भी नुकसान कर दूँगी, है ना। तो ऐसी बातें जब दिल में आती हैं तो वो गलत कंपटीशन होता है, ठीक है। कंपटीशन भी दो तरीके के हुए, अच्छा कंपटीशन और गलत कंपटीशन। कंपटीशन करते वक्त अगर हमारे मन में ये भावना आ रही है, ये फीलिंग आ रही है कि यार मेरी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई, मैं और मेहनत करूँगी या और मेहनत करूँगा और अब की बार फर्स्ट आऊँगा, वो तो अच्छा कंपटीशन है, ठीक है। और दूसरी बात, खुद से कंपटीशन करना कि अगर कभी आपको कुछ थोड़े मार्क्स कम मिल जाते हैं या आपको किसी भी चीज़ में इतनी सक्सेस नहीं मिलती है तो उसमें आपको उदास नहीं होना है, बल्कि अंदर मन में एक वापस से आपको अपने मन में सोच लेना है कि नहीं, अगली बार मैं करूँगा ही, ठीक है। तो ये कंपटीशन तो अच्छा कंपटीशन है। लेकिन जब कोई अपन किसी के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, वो गलत कंपटीशन है, ठीक है। तो आर्यन जो था, ही वॉज ऑलवेज इन द कॉम्पिटिशन विथ हिमसेल्फ, वो हमेशा खुद से ही कॉम्पिटिशन करता था, जैसा मैंने बताया। तो ये तो गुड कॉम्पिटिशन हुआ, ये बैड कॉम्पिटिशन नहीं हुआ, है ना। तो वो कभी उदास नहीं होता था, अगर उसको थोड़े से मार्क्स कम आते थे तो वो दूसरी बार सोचता था कि नहीं, इस बार मैं अच्छे लेकर आऊँगा, ठीक है। इफ़ हिज परफॉर्मेंस इन द क्लास वुड गो डाउन, और एक और बात ध्यान रखना, कंपटीशन सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता है, हर जगह होता है, गेम्स में भी होता है। अब आप कई बार देखो, जो अच्छा गुड कंपटीशन करेगा, अगर मान लो वो कभी सपोज़ करो हम फुटबॉल खेल रहा है कोई, ठीक है, कोई टीम फुटबॉल खेल रही है, तो अगली बारी वो सोचेगा कि नहीं, मैं और मेहनत करूँगा और अच्छे से गोल पर गोल करूँगा और जीतूँगा। अब जो बैड कंपटीशन वाला बंदा होगा, जो बैड कंपटीशन वाला बच्चा होगा, वो क्या करेगा, किसी के पाँव में आगे पाँव लगा देगा, किसी को धक्का दे देगा, तो ये गलत कंपटीशन है, ठीक है। तो हमें हमेशा गुड कंपटीशन रखना चाहिए, खुद से भी और दूसरों से भी, कभी भी बैड कंपटीशन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं, आर्यन वॉज ऑलवेज इन द कॉम्पिटिशन विथ हिमसेल्फ। इफ़ हिज परफॉर्मेंस इन द क्लास वुड गो डाउन, ही वुड वर्क हार्डर टू गिव हिज बेस्ट। देखा, वही बात बोल रहे हैं ये, अगर कभी उसकी क्लास पे उसका जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा ख़राब हो जाता था, परफॉर्मेंस मतलब उसकी जो कॉपी सबमिट करता था या उसकी जो मार्क्स होते थे, ये सारी चीज़ें क्लास का परफॉर्मेंस कहलाती है। अगर क्लास में वो कितना ध्यान से सुन रहा है मैडम की बात, या अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पुट अप किया है, कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, टीचर का कहना मान रहा है कि नहीं मान रहा है, होमवर्क टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। जो बच्चे क्लास में ध्यान से सुनते हैं टीचर की बात और होमवर्क और अपना पूरा वर्क टाइम पर करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे ना आएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से नॉलेज नहीं होती है, असली नॉलेज तो टीचर जब बोलता है ना, या कोई मैडम या कोई सर बोलते हैं, वो जब समझा रहे होते हैं, उसको ध्यान से सुनना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर कभी उसके साथ ऐसा होता था कि उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता था या थोड़ा कम हो जाता था, तो वो उदास नहीं होता था, वो अच्छे कंपटीशन के रहते गुड कंपटीशन खुद से ही करता था, और वो ये सोचता था कि अगली बार मैं और ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है, ताकि वो अपना बेस्ट रिज़ल्ट ला सके। रॉब डिड नॉट बॉदर, अब जो रॉब उसका दोस्त था वो कोई चिंता नहीं करता था। बॉदर करना मतलब चिंता करना या किसी चीज़ से कोई मतलब रहना, उसे कोई मतलब नहीं रहता था। ही डिड नॉट वर्क हार्ड एट ऑल, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था। ही वुड से, वो क्या कहता था, आई डोंट वॉन्ट टू ट्रबल माई सेल्फ, मैं अपने आप को इतनी मेहनत करवाने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसे इतनी मेहनत नहीं होती और ना मैं अपने आप को इतना परेशान करूँगा। ट्रबल माई सेल्फ, ट्रबल मतलब परेशान। अब जब इंसान मेहनत करता है, अब आप देखो, आप एग्ज़ाम्स के वक्त आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो ये तो सब ट्रबल वाली बात हो गई ना, कि खुद को परेशान करना, नहीं तो आराम से सो, है ना। स्पेशली सर्दियों में जब सब लोग सो रहे होते हैं कंबल के अंदर, तब बच्चे उठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, और वही बच्चे जो इतना मेहनत करते हैं वही तो फर्स्ट आते हैं। तो जो रॉब था वो ये सोचता था कि आई जस्ट डोंट वांट टू ट्रबल माई सेल्फ, मुझे अपने आप को परेशान करना नहीं है। हार्ड वर्क इज़ अ बिग बिग ट्रबल, मेहनत करना तो बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम है। वन डे द प्रिंसिपल मेड एन अनाउंसमेंट, एक दिन क्या हुआ, प्रिंसिपल ने एक अनाउंसमेंट की। सम फॉरेनर्स वर टू विजिट द स्कूल, बाहर से, दूसरे देश से, फॉरेनर्स मतलब जो दूसरे देश में रहते हैं लोग बाग, है ना, तो अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तानी,
या फिर हमारे ऑस्ट्रेलिया के लोग, कोई भी आ सकता है। तो जो दूसरे देश के लोग होते हैं वो फॉरेनर्स कहलाते हैं। तो वहाँ से कुछ लोग आ रहे थे उस स्कूल में। ओके, ही वॉन्टेड सम हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर स्टूडेंट्स टू डेकोरेट द स्कूल। तो प्रिंसिपल जो थे वहाँ के, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि हमारे स्कूल में कुछ फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, और जो सिंसियर मतलब बहुत जिम्मेदार, ठीक है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, समझदार होते हैं, सीरियसली काम करते हैं, ऐसे ही नहीं जो कि बस कोई बॉदर नहीं करते, ठीक है। तो सिंसियर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, ठीक है। ही ऑल्सो wanted the student team to organize some cultural programs for the guests। अब उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की कि स्कूल को सजाने के साथ साथ, डेकोरेट करने के साथ साथ जो कुछ अच्छे बच्चे हैं वो कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स करें। कल्चरल प्रोग्राम मतलब क्या होता है? कल्चर मतलब होता है हमारी संस्कृति। कल्चर, संस्कृति का मतलब हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, ठीक है, हम किस तरीके की पूजा पाठ करते हैं, हम किस तरह से बोलते हैं, हम कितनी साफ़ सफाई रखते हैं, मतलब पूरी जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है वो सब आपका कल्चर दिखाता है, कल्चर होता है, ठीक है। तो कल्चरल प्रोग्राम क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे डांसेस, पोएम, हर चीज़, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम जिससे कि हमारे कल्चर के बारे में पता चले कि हम कैसे इंसान हैं, है ना, हम साफ़ सफाई से रहते हैं कि नहीं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हम कितना पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं कि नहीं। तो ये सब हमारा कल्चर होता है। और हमारा जो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कि हमारा कल्चर शो होता है वो कल्चरल प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस बात की भी अनाउंसमेंट करी कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी बच्चों को शो करने हैं हमारे गेस्ट के सामने। कौन से गेस्ट? जो कि फॉरेन से आ रहे थे, फॉरेनर्स। द प्रिंसिपल अनाउंस द नेम ऑफ द टीम। Aryan was to be the head because he was the most hardworking boy in the school। अब जब प्रिंसिपल ने टीम का अनाउंसमेंट किया कि कौन कौन से बच्चे कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, कौन कौन से बच्चे स्कूल को डेकोरेट करेंगे, तो आर्यन का नाम उसमें सबसे ऊपर था। फर्स्ट नंबर पे आर्यन का नाम अनाउंस किया गया और उसको हेड बनाया गया। क्योंकि उस टीम का हेड इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग था एंड ही वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। वो स्कूल में सारे स्टूडेंट में से सबसे हार्ड वर्किंग था। दैट डे रॉब वॉज इन अ बैड मूड। उस दिन रॉब को बड़ा गुस्सा आया, उसका मूड ख़राब हो गया। ही वेंट होम एंड आस्क्ड हिज मदर व्हाट फन इज़ दिस टीम गोइंग टू हैव। उसने बोला अपने मम्मी से घर जाके कि क्या मज़ा आएगा ये टीम का काम करने में। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी मम्मा ने क्या कहा? मोर देन फन दे विल कम टू नो सो मच अबाउट द फॉरेन कल्चर एंड ट्रेडिशन, इट विल ब्रिंग अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम। तो उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि बेटा मज़े की बात नहीं है, कोई क्या कहते हैं, मस्ती मज़े की बात नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट की बात नहीं है। बात ये है कि जब ये टीम, जब ये बच्चे वो काम करेंगे तो उनको फ़ॉरेन कल्चर के बारे में, फ़ॉरेन ट्रेडिशंस के बारे में पता चलेगा और इसमें उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप जैसे मान लीजिए राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान की तो सारी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन आपका भी मन करता है ना कि हम बाहर जाएं, हम महाराष्ट्र जाएं, मुंबई जाएं, या फिर साउथ इंडिया में केरला जाएं, वहाँ भी देखें कि वहाँ के लोग कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमें भी तो दूसरे कल्चर्स में जाने का मन करता है। बताऊँ क्यों? क्योंकि आप देखो, आप राजस्थान में हो तो राजस्थान का खाना तो खाते हो, लेकिन कभी आपको साउथ इंडियन खाने का मन करता है, कभी आपको चाइनीज़ फूड खाने का मन करता है। इसी तरीके आप जब ड्रेसेस लेते हो तो आपकी ड्रेसेस जनरली दिल्ली, मुंबई, यहाँ से बन के आती हैं, है ना, तो आपको वो पहनने में कितना मज़ा आता है। तो अलग अलग कल्चर के बारे में जानने में तो सबको अच्छा लगता है, उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमें अच्छा फील होता है। तो इसी तरीके से इसकी मम्मा ने बोला, रॉब की मम्मा ने बोला कि बेटा ये इसमें कोई फ़न की बात नहीं है ना, इसमें बात ये है कि वो फॉरेन कल्चर के बारे में और वहाँ के ट्रेडिशन भी यही होता है, जैसे कि वहाँ पे कैसे पहना जाता है, कैसे खाया जाता है, इन सब के बारे में उन लोगों को नॉलेज मिलेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। और इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, और उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब कुछ सीखना होगा उनको, ताकि वो कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, सीखने का अनुभव।
अनुभव का मतलब होता है जब आप कोई काम बहुत दिनों तक करते हो तो हम कहते हैं कि उसका एक्सपीरियंस हो जाना। ठीक है, अब रॉब ने जब ये सुना तो रॉब बिकेम मोर अपसेट ऑन हियरिंग दिस, तो रॉब ने बहुत अपसेट हो गया वो ये सुनकर, तो और भी उसको गुस्सा आ गया। ही सेड द प्रिंसिपल इज़ पार्शियल, उसने बोला प्रिंसिपल से ना पार्शियल है। पार्शियल का मतलब वो पक्षपाती है। पक्षपाती मतलब होता है किसी को ज़्यादा अच्छा कहना और किसी को बुरा कहना, किसी को ज़्यादा पसंद करना और किसी को डिसलाइक करना। ठीक है, तो उसने बोला कि प्रिंसिपल सर की गलती है, प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत पार्शियल हैं, वो आर्यन को ही अच्छा समझते हैं, मुझे अच्छा नहीं समझते हैं, उनको मुझे भी टीम में लेना चाहिए। आई एम स्मार्टर देन आर्यन, मैं तो इस आर्यन से भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। टू दिस हिज मदर रिप्लाइड, नो सन, आर्यन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो इस पर उसकी मम्मा ने क्या कहा कि नहीं बेटा, आर्यन बहुत मेहनती है। हार्ड वर्कर मतलब या हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत करने वाला। तो उसकी मम्मा ने ये कहा। अब इसके आगे क्या हुआ ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ये कहानी थोड़ी बड़ी है। तो आपको ये कहानी सुन के मज़ा आया होगा। इस कहानी को सुन के आपको भी पता चलेगा कि हार्ड वर्किंग होना कितनी ज़रूरी बात होती है, और ज़रूरी भी होती है और अच्छा भी होता है। ठीक है, और सब बच्चों को हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हार्ड वर्क नहीं करते हैं उनके मार्क्स वार्क्स नहीं आने वाले। ठीक, तो अभी इतना चैप्टर एक बार वापस रीड करना घर में बैठ के, कल हम इस चैप्टर को, इस स्टोरी को और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।